राजकुमारी। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में जिक्र किया हुआ है जो अपने सौंदर्य की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। हम बात कर रहे हैं मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा की। राजकुमारी क्लियोपैट्रा अपने सुंदरता को बरकरार करने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज 700 गधियों का दूध मंगवाया करती थी। इस रानी को सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए ही जाना जाता है। सुंदरता की देवी कहलाने वाली मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा का जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था। क्लियोपैट्रा दिखने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। क्लियोपैट्रा की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा थी। वो अपने पिता की बड़ी बेटी थी। 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ रीजेंट यानी सलाहकार रानी के तौर पर सत्ता संभालने लगी थी। पिता के मौत के बाद 18 साल की उम्र में क्लियोपैट्रा को भाई के साथ गद्दी संभालने का मौका मिला। ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए क्लियोपैट्रा ने अपने भाई टोलेमी से शादी कर ली और उसके साथ राज करने लगी। लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही टोलेमी का नाम आधिकारिक कागजों से हट गया और क्लियोपैट्रा ही रानी के रूप में सामने आई। उसके भाई को क्लियोपैट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। नतीजा ये हुआ कि क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया और सीजर ने टलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के सिंहासन पर बैठा दिया। क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था और यही कारण है कि वो बहुत जल्दी किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपैट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उसी से नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना से कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। क्लियोपैट्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी कही जाती थी। उनके समय में उनसे खूबसूरत कोई नहीं था। क्लियोपैट्रा का आइकॉनिक ब्लैक आईलाइनर काजल असल में उसके स्टाइलिस्ट की वजह से बना था। आइरस नामक एक स्टाइलिस्ट गोल्डन रॉड की मदद से क्लियोपैट्रा का लुक बनाता था। यही कारण है कि उसका काजल एक स्टाइलिस्ट स्टेटमेंट के तौर पर उभरा था। क्लियोपैट्रा की आवाज भी बहुत अच्छी थी। क्लियोपैट्रा की खूबसूरती ने सीजर और मार्क एंथोनी को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन सीजर को क्लियोपैट्रा की आवाज सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। यही मार्क एंथोनी को क्लियोपैट्रा की अक्लमंदी बहुत भाई थी और यही कारण है कि क्लियोपैट्रा के ये दो आशिक उसके आसपास थे। इसीलिए रूस के इन दोनों लीडरों ने अपनी सेना क्लियोपैट्रा के कदमों में रख दी थी। ये वो महारानी थी जिसने इजिप्ट में 51 बीसी से लेकर 30 बीसी तक राज किया था। जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी के अफेयर्स के कारण क्लियोपैट्रा बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गई थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपैट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं और साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपैट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपैट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरियों से बंदरगाह पर ही खरीद लिया करती थी। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया और क्लियोपैट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वो अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने एक छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपैट्रा के आदेश पर उसकी बहन आर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। रोमन सम्राट जूलियस सीजर से क्लियोपैट्रा को एक पुत्र भी हुआ,
किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। इधर जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपैट्रा पर दिल आने की वजह से वो दिन पर दिन मदहोश हुआ चला जा रहा था। क्लियोपैट्रा को एंथोनी से 3 बच्चे हुए। क्लियोपैट्रा और एंथोनी ने बाद में शादी भी की। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी बदलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपैट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन के फौजी से पराजित होना पड़ा। क्लियोपैट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उसके पास आ गया। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपैट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वो एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर एक साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनाया था। वहां एंथोनी इस भ्रम में था कि क्लियोपैट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया है। क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फंसाकर खुद ही जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी। किंतु ऑक्टेवियन क्लियोपैट्रा के जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वो 39 वर्ष की थी। क्लियोपैट्रा के मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राजकुमारी क्लियोपैट्रा ने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपैट्रा मर गई तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन और उसके सैनिक मार देंगे। कुछ लोगों ने भी यह दावा किया कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपैट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। अफीम और हेमलाक यानी सफेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपैट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।